हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल ITI वाला। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत बढ़िया खुशखबरी। यूपी ITI इंस्ट्रक्टर 2026 की वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आप लोगों को कोई एक सही सटीक जानकारी मिल पाए। और दोस्तों, ITI अनुदेशक भर्ती के बारे में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही जानकारी मिले, कब नई वैकेंसी आएगी और कब विज्ञापन आने वाला है, कितने पद रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, कब तक ये हमारी वैकेंसी आ जाएगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहेंगे लास्ट तक। इसके बाद लास्ट में हम बताएंगे आप लोगों को 2406 में जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं उनके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना आप लोगों को। उसके बाद 1516 के बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमें वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आपको वीडियो बना पाएँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पता है, चर्चा में चल रहा है कि नई वैकेंसी आने वाली है। सबको पता है कि नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो नई वैकेंसी तो आनी ही है दोस्तों, नो डाउट उसमें, और 26 में ही आनी है। तो जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, वो 2026 में आ रही है ITI इंस्ट्रक्टर की। जैसे हमारा टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि ITI अनुदेशक भर्ती विज्ञापन 2026। तो दोस्तों, मैं भी कल गया था, मैं खुद ही। तो आप लोगों को पता होगा कि अखिल ITI वाला यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम में जो भी जानकारी अनुदेशक से रिलेटेड मिलती है, आप लोगों को एकदम सटीक मिलती है। आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी। मेरा चैनल यूट्यूब का भी यही है और टेलीग्राम का भी यही है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम नई नियमावली के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अनुदेशक की भर्ती जो सेवा नियमावली है 2026 की अंतिम चरण में है, अग्रसर है। कहाँ है दोस्तों? तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि जो ये वैकेंसी आने वाली है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएगी, ये तय हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका जो ड्राफ्ट बन के कैबिनेट को भेज दिया गया है दोस्तों। कैबिनेट में मंजूरी शायद अगले हफ्ते मिल जाए या जनवरी में मिल जाए। जब भी मिल जाएगी, तुरंत जो है कैबिनेट से कहाँ आएगी, शासन में आएगी। शासन क्या करेगा, वो चीज़ जो है डिपार्टमेंट को दे देगा। डिपार्टमेंट क्या करता है, उस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर देगा। मतलब रिलीज़ डिपार्टमेंट नहीं करेगा, करेगा आयोग, लेकिन आयोग को आदेशित कर देता है शासन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये तो एक प्रोसेस है कि वैकेंसी का कब तक आएंगी। तो फरवरी मार्च तक पूरे चांस हैं कि फरवरी मार्च तक आ जाएगी। फरवरी मार्च नहीं तो मान लो 1-2 महीना आगे पीछे भी हो सकता है दोस्तों। तो ये एक वैकेंसी आएगी, ये चीज़ तो क्लियर हो गया है दोस्तों। चलो हम बात करते हैं आगे। अधिक से अधिक फरवरी मध्य में जो है हमारा जो क्या नाम है, शासन से जो अप्रूवल मिलना है वो मिल जाएगा और शासन में आ जाएगी। शासन क्या करेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देगा। जैसे कि देखा, नई नियमावली कैबिनेट प्रख्यान के लिए है। सभी अभ्यर्थियों लगातार अनुरोध करना चाहिए। जैसे आप लोग लखनऊ जाएं किसी काम से, तो जाके अनुरोध करें कि सर हमारी जो नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में क्या है सर, कब तक आ जाएगी, ऐसे अनुरोध करें। भीड़ लेके आपको नहीं जाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी भीड़ के पक्ष में नहीं रहता हूँ। हाँ, आप लोग क्योंकि मिलना वहाँ आप लोगों को 2 ही 3 लोगों को है, तो 2-3 लोग चले जाओ, अल्टरनेट करके कि जाओ, रिक्वेस्ट करो कि सर हाँ हमारी ये वैकेंसी आनी है, सर कब तक आ जाएगी बताइए, हम अभ्यर्थी हैं। अब ये नहीं हल्ला बोल करो हमारी वैकेंसी आ गई। तो देखो, वो अपने नियम से ही आएगी दोस्तों, अपने टाइम से ही आएगी। तुम्हारे हल्ला बोल करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है, रिक्वेस्ट करोगे तो वैकेंसी थोड़ा बहुत जल्दी आ सकती है, बाकी वो देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं सभी लोगों की ये समस्या थी कि कितनी वैकेंसी आएगी सर। तो देखो, ये वैकेंसी जो रहने वाली है, मैंने वही सर से पूछा सर कितनी वैकेंसी आएगी, तो उन्होंने कहा कि बेटा वैकेंसी 1200 के करीब आएंगी, तो 1200-1300। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है 38 ट्रेडों में आएगी। कितने, 38 से 40 व्यवसायों में आएगी, जिसमें क्या है 1300 से 1500 तक मैक्सिमम वैकेंसी आएगी। 1500 से ज़्यादा तो नहीं आ रही दोस्तों, ये क्लियर है। 1500 से कम ही रहेगी, 1000 से ज़्यादा रहेगी वैकेंसी जो हमारी रहेगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी हमारी 1500 तक मैक्सिमम रहने वाली है और इसमें कोई पेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन से आ रही है, तो कोई SSC का जो आपने पेट दिया है वो सो गुड दिया है, अब लेखपाल के लिए भरो,
टेक्निकल के लिए भर सकते हो, UPSC से पूरी टेक्नीशियन आ रही हैं उसमें भर सकते हो ITI वाले, वो आपने दे दिया अच्छा किया। लेकिन अभी जो है कहीं UPSC को भेज देते तो आप कहते कि लो हमने सर पेट ही नहीं दिया है, तो आपने दे दिया अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारी वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आनी है, प्रयागराज से, ठीक है, तो ये जून जुलाई से पहले हर हाल में आ जानी है, ठीक है। बाकी इलाहाबाद में भी हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ साथी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग भी वहाँ संपर्क स्थापित करते रहें। आप लोग अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको पूरी मदद करेंगे, वैकेंसी लाने में हर तरीके से आपको मदद करेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ जाना है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो वैकेंसी हो गया कि वैकेंसी आ रही है, दूसरा हो गया कि कितनी वैकेंसी आ रही है दोस्तों। अब बात करते हैं नियमावली क्या रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI हो या डिप्लोमा हो या BTech हो, ठीक है दोस्तों। BTech हो या ITI या डिप्लोमा, उसके साथ ITI के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में, और उसके बाद में डिप्लोमा के साथ 2 साल का, BTech के साथ 3 साल का। और दोस्तों जो कमियां हैं, आप लोग जो है एक्सपीरियंस वगैरह बनवाएंगे वो आपके रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे आप साइट इंजीनियर सिविल बनवा रहे हो, सुपरवाइजर बनवा रहे हो, तो सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, नेचर ऑफ वर्क का विशेष ध्यान रखना है। टिन टैन GST नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। मैं एक्सपीरियंस पे एक नया वीडियो बना दूंगा कि आपको एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है दोस्तों। नियमावली क्या रहने वाली है, ITI CTI कंपलसरी रहेगी आपकी, डिप्लोमा, ठीक है, टेक्निकल के साथ CITS कंपलसरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसमें एक अच्छी ये न्यूज़ है कि जो हमारी ट्रेडें हैं, नॉन CITS ट्रेडें हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज हो गई, हमारी लेदर एंड गुड्स मेकर हो गई, फूड प्रोडक्शन हो गई, ड्रोन टेक्नीशियन हो गई, स्मार्टफोन होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर होगी, ड्रोन टेक्नीशियन हो गई, कुछ टाटा की ट्रेड हैं जैसे CNC वगैरह ये भी चालू हुई हैं। इन ट्रेडों में क्या है, इन ट्रेडों की भी वैकेंसी आनी है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, नॉन CITS कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। जैसे डिप्लोमा या BTech जो अभ्यर्थी हैं, CITS जिन्होंने नहीं किया है, वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। वो इसलिए भर पाएंगे क्योंकि उन ट्रेडों में CITS नहीं होती, इसलिए टेक्निकल कैंडिडेट को उसमें अलाउ कर रहे हैं। बाकी अन्य जितनी भी ट्रेडें रहेंगी सबके लिए CITS कंपलसरी है, जिस ट्रेड में CITS कराता है, ठीक है। DGT जिस ट्रेड में CITS कराता है उस ट्रेड में CITS कंपलसरी रहेगी। अब एक चीज़ दोस्तों ये है, नियमावली जो आएगी तो उसका ड्राफ्ट आएगा, तो उससे पहले मैं एक बार सर से बात किया कि सर जैसे कि बिहार में है या अपने यहाँ भी अभी ये हुआ कि जिस ट्रेड में आपका CITS है उस ट्रेड में आप एलिजिबल हैं, ऐसा बिहार में हुआ था। हालांकि अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपनी ट्रेड में फॉर्म भरेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस करके। अदर ट्रेड में तो आप एलिजिबल होंगे तो भरा जाएगा, नियमावली आने पे ही डिसाइड किया जाएगा क्या करना, वो तो आपको भरना ही है। लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे अपनी ट्रेड में रहें, क्योंकि आगे चल के कुछ चीज़ें कुछ भी बदल सकती हैं। तो कोई नियमावली में ऐसा फंसाव नहीं होना चाहिए कि चीज़ें ना हो, क्योंकि UPSC क्या अधीनस्थ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग अधीनस्थ नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वो मिलजुल के ही काम करेगा। क्योंकि नया आयोग जैसा कि आपको पता है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा, तो ऐसा नहीं करा पाएगा, वो करा पाएगा, क्योंकि वहाँ भी कई सारे अच्छे अधिकारी आए हैं। अब वो चीज़ों को सीखेंगे और टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाए, ठीक है दोस्तों। नियमावली के बारे में मैंने बात कर लिया। जो 22 की नियमावली है, टेक्निकल के साथ आपके पास CITS होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यही सारी चीज़ें। और जिन ट्रेडों में CITS नहीं होती उन ट्रेडों में CITS भी कंपलसरी है। अब एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों लोगों का कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वैकेंसी आएंगी क्या? हाँ, तो दोस्तों 150 प्लस करीब वैकेंसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की रहेंगी, जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, TOT सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो CSTRI कोलकाता द्वारा 13 दिन का करवाया जाता है, वो होना चाहिए आपके पास। वो करने के बाद आप फॉर्म भर पाओगे। जैसे डिप्लोमा कैंडिडेट हो या BTech कैंडिडेट हो या BBA MBA या ग्रेजुएशन किसी भी रिलेवेंट फील्ड में हो। नॉर्मल ग्रेजुएशन जैसे BA वगैरह अगर आपने कर रखा है तो आपके पास सोशल स्टडी या कोई भी सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी सबके लिए टोट में सेम है। जैसे टोट कर लिया सबने TOT, नॉर्मल BA है उनके पास, नॉर्मल BA, तो उसमें उनके पास समाजशास्त्र
होना चाहिए। अब वो नियमावली आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होना चाहिए, वो नियमावली आएगी तब पता चलेगा। बाकी डिप्लोमा, बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, ये लोग तो एलिजिबल हैं ही हैं, ठीक है। टीओटी के लिए एक्सपीरियंस कैसा चाहिए? जो एक्सपीरियंस नॉर्मल ट्रेड में है वही टीओटी के लिए चाहिए आपका, प्रैक्टिकल का हो या टीचिंग का हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नियमावली में क्या रहने वाला है, मैंने बताया आपको 22 की जो नियमावली है वैसी रहेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन उसमें कैसे रहेगा। जैसे 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हुआ था हम लोगों के, मतलब 2022 वाली भर्ती में जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो उसमें 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। अब मान एग्जाम्पल के लिए आप 100 में 70 नंबर ले आते हो, ठीक है, 100 में आप 70 नंबर आप मार्क्स ले आते हो। अब इस 70 का आपका 80% निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 80% निकाला जाएगा तो ये आपका 56, 8 और 7 56, ये करीब हमारा हो गया जाके 56 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये हो गया 56 नंबर। उसके बाद आपका CITS मान लो 85-86% है, तो प्लस आपका 17, ये दोनों जोड़ के जितना भी आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप। 80% आपका रिटन एग्जाम का जोड़ा जाएगा, 100 का 80 निकाला जाएगा, जितने आप 100 में मैंने बताया ना वो, और 20% आपका CITS का जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा CITS कंपलसरी वाले के लिए। अब बात करते हैं जिन ट्रेड में CITS नहीं होती, नॉन CITS ट्रेड है, उनकी मेरिट कैसे बनाई जाएगी। उनकी मेरिट जैसे बनाई जाएगी, 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, उस रिटन एग्जाम में आप जितने भी मार्क्स लाए हो उसका 80%, ठीक है। जैसे 70 ले आए तो 70 का 80% 56, तो आपकी जो है 56 कट ऑफ गई, आपके मार्क्स 56 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 56 जोड़े जाएंगे जिनके पास CITS है, जिसमें CITS कंपलसरी है, उनके CITS के नंबर भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छा है, सिलेक्शन तो मोस्टली CITS वालों का ही होगा। लेकिन जिस ट्रेड में CITS होती है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनी, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, प्लम्बर, इनमें नॉन CITS कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर पाएगा, ये क्लियर कट समझ लो। कल को कोई रूमर ना उड़ाए कि मैं कह रहा हूँ कि CITS हटा गया, ऐसा नहीं है। CITS कंपलसरी है और रहेगा, बशर्ते क्या है, कुछ ट्रेडों में CITS नहीं होता है तो वो ट्रेडों में मास्टर नहीं है, इसकी वजह से ये प्रक्रिया इसमें की गई है। और एक चीज़ और इसमें किया गया है बदलाव, हम लोगों ने बोला था कि सर इसमें बेटिंग का प्रावधान भी होना चाहिए। जैसे आपको पता है 1851-52 लोगों का करीब सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का भी प्रोविजनल नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लास्ट तक मुश्किल से मुश्किल ये जो है 1600 कैंडिडेट ही ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1600 कैंडिडेट ही ज्वाइन कर पाएंगे, तो जो बाकी की वैकेंसी हैं वो खराबी तो गई। जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कम से कम उनका ही भला हो जाता मेरिट डाउन करके, लेकिन क्या है ये प्रावधान नहीं है भाई बेटिंग जारी करने का, तो इसलिए। लेकिन इस जो नियमावली आ रही है इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसमें बेटिंग का प्रावधान भी ऐड किया जाए, ताकि जो लोग नहीं ज्वाइन करते उनकी जगह जो नंबर कम मार्क्स से 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट में बाहर होते हैं उनको मौका आगे चल के मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है ये किया गया है, ठीक है। अनुदेशक नियमावली में मैंने बताया जैसे CITS अनिवार्य अर्हता के रूप में बरकरार है, पुराने पाठ्यक्रम। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। काफ़ी लोगों का ये कमेंट आता था कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सिलेबस जो कॉमन सिलेबस है वही रहेगा, 60 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और 40 का सामान्य अध्ययन, ठीक है दोस्तों। तो 60 नंबर का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और 40 का सामान्य अध्ययन, यही रहने वाला है। सबका पेपर कॉमन रहेगा, जो 22 में था वही सिलेबस रहेगा। बशर्ते क्या है इसमें आपका थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो 20 नंबर का हमारा लेबर लॉ है उसमें कुछ एक्ट में संशोधन कर दिया गया है, तो हो सकता है वो संशोधन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बाकी आपका कंप्यूटर 20 नंबर का था, 5 नंबर की आपकी इंग्लिश लिटरेचर थी, ठीक है। और ये जो भी थे ये सिलेबस के बारे में हम चर्चा एक नए वीडियो में कर लेंगे, और जो पुराना सिलेबस है उसका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 40 नंबर का जो GS था उसमें UPG के, भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, मैथ, गणित, ठीक है, UPG के ये सब 5-5 नंबर का था। बाकी का उसमें इन्वायरमेंट था 20 नंबर का, 20 नंबर का लेबर लॉ था 15 नंबर का, 20 नंबर का कंप्यूटर था 5 नंबर, ऐसे ऐसे करके पूरा सिलेबस था। वो सिलेबस हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो सिलेबस क्या रहने वाला, सभी का कॉमन रहने वाला है।
60-40 का रहेगा। 60-40 में आपका टेक्निकल, आपके ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, केवल एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें सबका कॉमन रहेगा, क्योंकि अलग अलग पेपर बनाना, थोड़ा भर्ती कराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सिलेबस वही रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के बारे में चर्चा हो गई। CITS कंपलसरी है, पाठ्यक्रम हमारा वही रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में CITS जिस स्टेट में कंपलसरी है उसमें 100 नंबर का 80% निकाला जाएगा, प्लस जो है CITS का 20% जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगी। जिस स्टेट में CITS नहीं है उसमें क्या है, 80% का सीधा मेरिट बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये एक नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बता दी कि वैकेंसी कब आ रही है, उसमें नियमावली क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करना इस वीडियो में, हम आपको अलग से कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी टेलीग्राम में आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को SOP बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सारी तैयारी की जा चुकी है दोस्तों। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, शासन क्या करेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देगा। ठीक है दोस्तों, जब वो भेज देगा तो अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है, जो हमारे भाई क्या है 2406 में बाहर हो गए या किसी नंबर से कम होने की वजह से बाहर हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छा मौका है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, आप लोग लग जाएं अभी से, और वैकेंसी के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वैकेंसी जल्द से जल्द आए। फरवरी, मार्च या अप्रैल, चुनाव से पहले चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अभी देखा होगा UPP में भी एज में छूट दे दी गई जनरल के लिए, लोगों ने प्रयास किया, लेकिन लाभ सबको मिला उस चीज़ का। ठीक है, 3 साल का छूट सबको मिला, तो ये चीज़ है, चुनाव का माहौल है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी आनी तय है 100% और विद इन 2 मंथ 3 मंथ में वैकेंसी आ ही जाएगी। ठीक है, तो मौका हाथ से इस बार मत जाने देना दोस्तों। इस बार थोड़ा वैकेंसी कम रहेंगी और कंपटीशन थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग अच्छे से मेहनत कर लें, ताकि इंस्ट्रक्टर बन जाएं। कल को आप पछतावा ना करें कि हाँ देखो वो इंस्ट्रक्टर बन गए, हम रह गए, वो इतने टैलेंटेड भी नहीं थे, हम रह गए। तो यार किसी से जलो मत, खुद मेहनत करो, और जिस दिन तुम्हारी किस्मत होगी आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। तो ये एक भर्ती के बारे में था जो मैंने चर्चा की। अब बात करते हैं 2406 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 2406 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे स्टेनो वालों के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्टेनो वालों के बारे में बात करेंगे। तो स्टेनो वाली जो बहनें हैं हमारी, उनसे कृपया करके मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना 80-100 वाला जो भी है उस पर प्रैक्टिस करते रहें, और बिना स्टेनो दिए आपका भर्ती फाइनल नहीं कराई जाएगी। तो कृपया करके आप लोग जो है, नियमावली में जो भी चीज़ें हुई हैं हम जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन एक सीढ़ी है, एक शिखर पार करना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग तैयारी करें। और बहुत जल्द आपका जो है 20 जनवरी के आसपास हो सकता है नोटिस आ जाए। जैसे ही मतलब खाली होगा विभाग में, स्टेनो टाइपिंग करानी है, अलीगंज ITI में होगा आप लोगों का। ठीक है, तो वहाँ से करा लिया जाएगा। 14 कैंडिडेट हैं हमारे स्टेनो वाले, तो आप लोग कृपया करके आप लोग तैयारी करते रहें, खाली मत बैठें कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी छूट गई है। ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो, बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करें। ठीक है, तो ये था स्टेनो वालों के लिए। अब बात करते हैं SCBT कैंडिडेट हैं जो अभी वेट कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रोल नंबर नहीं है, आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप SCBT कैंडिडेट हैं, और हमारी नियमावली क्या कहती है, टेक्निकल के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जैक्ट है। लेकिन क्या है, आप SCBT से हैं तो आपने CITS की है NAC के साथ, प्लस NAC के साथ। NAC मतलब दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, क्लियर है। तो अभी जो नियमावली ये कह रही है आपको SCBT प्लस NAC, जैसे आपने SCBT किया 2016 में, NAC आपने किया 18 में, 17 आपके पास खाली है, तो आपने क्या किया 2017 का एक्सपीरियंस बनवा लिया। तो नहीं भाई, वो नहीं चलेगा। आप 18 में NAC किए, 18 के बाद का आपका एक्सपीरियंस अगर है NAC के बाद, तभी आप एलिजिबल हैं। तो जो भी भाई हमारे हैं उनका अगर रोल नंबर नहीं है तो कृपया करके वो आप लोग, अगर आप लोग खुद अपने डॉक्यूमेंट चेक करें कि आपका NAC के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस बन रहा है, तो आप
इंतज़ार करें, वरना आपका कुछ नहीं होगा। आप नई वैकेंसी की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, SCBT की बात हो गई, स्टेनो की बात हो गई। अब बात करेंगे जो 58 कैंडिडेट हैं हमारे दोस्तों। ठीक है, जो 58 कैंडिडेट हैं जिनको 16 तारीख को बुलाया गया है दोस्तों, तो आप लोगों को मेल के द्वारा अवगत करा दिया गया है। जो भी चीज़ें आपकी थी कि आप में 10-10 नहीं लिखा, आप में सैलरी मेंशन नहीं थी, आपके EWS में जो है वित्तीय वर्ष गलत था, आपका मायके की रिपोर्ट नहीं थी, जो भी कमियां हैं XYZ, वो कमियां आप लोगों ने अगर आयोग के सामने प्रस्तुत कर दी हैं, ठीक है, सो फॉर गुड। लेकिन अगर नहीं भी की हैं या कर भी दी हैं, फिर भी आप लोगों को बनवा के नया ले जाना है। इस बार के बाद अगली बार मौका नहीं मिलेगा, आप लोग सीधा बाहर हो जाएंगे। कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट जो जो मांगे हैं आप जाएं, रिक्वेस्ट करें, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे के बनवाएं कागज़। तहसील में जाएंगे, लेखपाल तहसीलदार से करेंगे, सब कर देते हैं। ठीक है, उनसे बनवा लें, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लेके जाएं। जब तुम्हारी फाइल आएगी तो निडर हो के, गैप पीरियड है आपका, अगर थोड़ा सा गैप, इतना नहीं इतना है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करो, आपका प्रोविजनल बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 58 लोग जो हैं हमारे भाई, उनका जब प्रोविजनल क्लियर हो जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी उस बारे में चर्चा करते हैं। तो जो भी 58 लोग हैं हमारे, उनका अगर प्रोविजनल 16 को है ना, 16 को क्लियर हो जाएगा, तो विभाग को 20 जनवरी के बाद या 25 जनवरी तक विभाग को फाइल भेज दी जाएगी। मतलब आप लोग फरवरी में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फरवरी में ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। तो ये है, कोशिश करो कि आप लोग अब गलती मत करो, जो भी चीज़ें जिसके में कमी है वो चीज़ें सारी सही करवा के ले जाएं, ताकि दोबारा अब मौका देंगे नहीं देंगे, क्योंकि विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंक में नहीं है। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी जानकारी है, अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। आप अभ्यर्थी हैं, आपके में कोई कमी है तो आप उसको पूरा करा के ले जाएं, इसकी से मतलब क्या है आपको। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 2406 के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी। नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी मिल गई दोस्तों। अब बात करते हैं 15 और 16 की। तो दोस्तों 15-16 वालों में अभी क्या है, आयोग से शेड्यूल नहीं खाली है दोस्तों। ठीक है, अभी 11 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 16 को प्रोविजनल DV है, उसके बाद में फिर सांख्यिकी अधिकारी वाला कोई DV स्टार्ट है। तो फरवरी में आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, जो भी इंटरव्यू स्टार्ट होंगे फरवरी में स्टार्ट होंगे। एक आध नोटिस देखने को मिल सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं बना रखा है। जिस दिन मूड होगा सर का, सचिव सर का, उस दिन क्या करेंगे, वो दे देंगे आपको। ठीक है, तो 15-16 वाले भी धैर्य रखें, लेकिन आपकी वैकेंसी 2 से 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी, फास्ट ट्रैक में चलेगा। थोड़ा 1-2 वैकेंसी आनी है वीडियो वगैरह की, आयोग से बोरिंग टेक्नीशियन की, टेक्निकल असिस्टेंट की, ये सारी छोटी छोटी वैकेंसी देनी है। वो भी वैकेंसी भी दे रहे हैं साथ साथ में, एग्ज़ाम भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं आयोग में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक जानकारी थी आप लोगों को जो मैंने बता दी है। बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो छूट जाती हैं, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप लोगों को दूसरा मौका मिल रहा है तो हाथ से मत जाने दो दोस्तों, ये अवसर हमेशा नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। तो आप लोग कृपया करके अच्छे से मेहनत करें। और इस वैकेंसी में यूपी की वैकेंसी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, भगवान आपकी मदद करेगी। बाकी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। हरियाणा की भी 609 वैकेंसी आ रही हैं 10 सेक्टर की। वहाँ पे क्या है, CET कंपलसरी है दोस्तों। तो अगर CET किसी ने दिया है, यूपी के काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने CET दिया हुआ है, तो वो लोग वहाँ भी भर लेंगे, यहाँ भी भर लेंगे। MP में आ रही हैं तो MP में तो डोमिसाइल प्रक्रिया होती है, तो वहाँ तो आप उम्मीद ना करें कि वहाँ MP में भर पाएंगे ट्रेनिंग ऑफिसर की दोस्तों। तो जो भी नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों, मैंने सारी बता दी कि कितनी वैकेंसी आ रही है। 1300 करीब वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैंने चर्चा कर दी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम। आप हमारे चैनल को थोड़ा सा लोगों को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर हो सकें और हम आप लोगों की मदद कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।